हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पर। और इस क्लास के अंदर मैं आज कंप्लीट राजस्थान की पॉलिटी है, इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी रिट मेंस है, एसआई, आरएस, ईओआरओ या अन्य जो भी एग्जाम जिनके अंदर आपकी राजस्थान जी के आते हैं, सभी के लिए क्लास रामबाण होने वाली है। तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर पहला टॉपिक देखते हैं। तो इसमें राज्यपाल है, आपका मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, विधानमंडल है, महत्वपूर्ण आयोग, इन सभी का रिवीजन मैं एक साथ ही करवा देती हूँ। सारे टॉपिक है आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएंगे, तो आप क्लास को लास्ट तक देखना है। तो राज्यपाल देखते हैं। राज्यपाल है, ये संवैधानिक पद है और कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है राज्य के अंदर वो राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 6 व अध्याय नंबर 2 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद है 153 से लेकर 162 तक। तो अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर ही राज्यपाल पद का सृजन किया गया है। और मूल संविधान के अंदर एक राज्यपाल का ही था, अर्थात मूल संविधान के अंदर एक राज्य के अंदर ही एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वीं संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अंदर प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन इसका मूल संविधान के अंदर ये प्रावधान वो नहीं था, 7वीं संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। और राज प्रमुख का पद है उसको राज्यपाल का पद है वो बना दिया गया था। तो पहले राज प्रमुख का पद था और इसको राज्यपाल का पद हो बना दिया गया था 7वीं संविधान संशोधन के तहत ही। तो फर्स्ट जो राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह थे। और फर्स्ट राज्यपाल कौन थे, तो गुरुमुख निहाल सिंह। तो गुरुमुख निहाल सिंह है, इनकी नियुक्ति 25 अक्टूबर 1956 को हुई थी और इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 1 नवंबर 1956 को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, आपके ईओआरओ एग्जाम हुआ था उसमें भी आ चुका है और आरएस प्री के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है कि गुरुमुख निहाल सिंह ने पद ग्रहण कब किया था। तो इन्होंने नियुक्ति कब की थी, तो 25 अक्टूबर को की थी और अपन सबको याद रहता है 1 नवंबर। तो आप कंफ्यूज मत होना, पद ग्रहण किया था 1 नवंबर को, नियुक्त हुए थे 25 अक्टूबर को। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 154 के अंदर ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, इसका उल्लेख किया गया है। तो ये 154 को भी अन्य सब भागों के अंदर डिवाइडेड किया गया है। तो 154 फर्स्ट के अंदर ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति और राज्यपाल के अंदर ही निहित होती है। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो जो प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। 154(2) अन्य प्राधिकारियों को सौंपे गए कार्य वो अनुच्छेद नंबर 154(2) के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 155 के अंदर ही राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। और जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं राज्यपाल से संबंधित जो आयोग बने थे अभी तक, उनको देख लेते हैं एक बार। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया था और इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1969 के अंदर। अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, सदस्य थे के हनुमंथैया जी एस पाठक, एस वी कामत और हरीश चंद्र माथुर। तो ये 4 इसमें सदस्य थे। इन्होंने सिफारिश की थी कि एक व्यक्ति को एक ही राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए और राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए ही अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करें। सामाजिक और प्रशासनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। तो ये सब सिफारिश किसने की थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। तो ये अध्यक्ष कौन बने थे और इनके सदस्य कौन थे, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हो चेंज हो चुका है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको डिटेल से ही अध्ययन करना पड़ेगा। राजमन्नार समिति का गठन 1969 में किया गया था, रिपोर्ट आई थी 1971 में। अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार तमिलनाडु के, सदस्य थे पी.सी. चंद्रा रेड्डी, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। तो ये सदस्य थे और इन्होंने सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति है और राज्य सरकार के परामर्श पे ही होनी चाहिए। सहकारी आयोग का गठन 9 जून 1983 को, रिपोर्ट आई थी जनवरी 1988 के अंदर। अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया, सदस्य थे वी शिवरमन और एस.आर. जैन। तो जो सरकारी आयोग है इसके सदस्य कौन थे, वी शिवरमन और एस.आर. जैन थे। सिफारिश क्या क्या की है, तो सत्तारूढ़ पार्टी के जो सक्रिय सदस्य हैं उनको राज्यपाल नहीं नियुक्त करना चाहिए, मुख्यमंत्री के परामर्श से ही इनकी नियुक्ति करनी चाहिए और राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए राज्यपाल। तो ये महत्वपूर्ण सिफारिश की थी सरकारी आयोग के द्वारा, जिसकी मतलब ये जो सिफारिश है वो मान भी ली गई थी, जिसमें ये तो नहीं मानते राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, ये सही है। और सत्तारूढ़ पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में राज्यपाल नहीं बनना चाहिए, ये भी सही थे। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री से परामर्श नियुक्ति करनी चाहिए, ये वाली बात नहीं मानी गई थी, लेकिन 2 सिफारिशें मान ली गई थी। पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को किया गया था, रिपोर्ट आई थी 31 मार्च 2010 को। अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे, सदस्य हैं एन.आर. माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह और विजय शंकर, ये इसके सदस्य थे।
सिफारिश की कि राज्यपाल का जो कार्यकाल वो निश्चित होना चाहिए। राज्य की विधानसभा में पारित विधेयक राज्यपाल है वो 4 माह के अंदर उसको निर्णय दे सकता है। महाभियोग प्रक्रिया मतलब इनको किसकी प्रक्रिया से हटाना चाहिए, महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया उसी के माध्यम से राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए और इनकी नियुक्ति कोलिजियम सिफारिश पर की जानी चाहिए। तो ये सब सिफारिश है वो पुंछी आयोग के द्वारा ही की गई थी, तो इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 156 राज्यपाल की जो पदावधि या कार्यकाल के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 156 के अंदर। 156(1) राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 156(2) त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और अगर पद रिक्त हो जाता है तो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या फिर जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है वही पद ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 163(3) कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल का पद है वो शैक्षणिक योग्यता व अधिकतम वायु का प्रावधान वो नहीं है, तो राज्यपाल के पद के अंदर ही शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम वायु का प्रावधान नहीं है, न्यूनतम वायु का ही प्रावधान है 35 वर्ष। अनुच्छेद नंबर 158 के अंदर ही राज्यपाल के पद की जो सेवा शर्तें हैं इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 158(1) में राज्यपाल है वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य वो नहीं होगा और 158(2) में ये लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा, तो राज्यपाल है वो लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो 158(2) के अंदर ही इसका प्रावधान है वो किया गया है। अनुच्छेद 158(3) राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करेगी और 158(3) का जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण हो किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था। 158(4) राज्यपाल की जो प्रीलब्धियां या वेतन भत्ते हैं उनके अंदर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं होगा, तो जो राज्यपाल के वेतन भत्तों के अंदर कोई भी अलाभकारी परिवर्तन वो नहीं किया जाएगा। 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है, तो राज्यपाल परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है कि राज्यपाल शपथ किस ग्रहण करता है, तो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है या मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर ही वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुसूची नंबर 3 के अंदर ही राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि राज्यपाल से जो शपथ का उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 159 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य हेतु उपबंध राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है, तो राज्यपाल है वो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता जबकि राष्ट्रपति है वो फांसी की सजा को माफ कर सकता है। आगे देखते हैं राज्यपाल के विशेषाधिकार, अनुच्छेद नंबर 361 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 361(1) के अंदर राज्यपाल है वो अपने कार्यों के लिए ही न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है वो नहीं होगा। अनुच्छेद 361(2) में कार्यकाल आपराधिक मतलब राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो आपराधिक कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 361(3) में पद पर रहते हुए गिरफ्तारी का आदेश भी नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 361(4) में राज्यपाल व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में भी सिविल कार्रवाई है वो भी नहीं की जाएगी इनके पद पर रहते हुए। तो ये जो राज्यपाल का जो विशेष अधिकार है इनके बारे में बताया गया। तो ये अनुच्छेद नंबर 361(1), 2, 3, 4 इन सभी को आप याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 166 में ही राज्य सरकार के कार्यों का संचालन है वो राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से सूचना भी मांग सकता है। और अनुच्छेद नंबर 356 राष्ट्रपति शासन, तो राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो 2 माह के अंदर ही अधिकतम 3 वर्ष के लिए जो राष्ट्रपति के मतलब अनुशासन पर ही राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन वो लगाया जा सकता है और 6 माह के अंदर इसका अनुमोदन भी होना जरूरी होता है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अभी तक 4 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, यानी 45 दिन तक लगा था। उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद, लागू हुआ तब तो और समाप्त हुआ तब थे सरदार हुकुम सिंह। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे और ये राष्ट्रपति शासन लगने का कारण क्या था, चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं आने के कारण। सेकंड लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेके 21 जून 1977 तक, अर्थात 52 दिन तक ये सभी जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, लागू हुआ तब और समाप्त हुआ तब था रघुकुल तिलक। और हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की हार के कारण ही ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये भी राजनीतिक कारण नहीं था, मतलब बहुमत के कारण ही नहीं, मतलब बहुमत है वो नहीं मिल पाया था इनको। थर्ड लगा था 13 फरवरी 1980 से लेके 5 जून 1980 तक, यानी 108 दिन तक लगा था। और उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। और ये कारण क्या है, जनता पार्टी की हार के कारण। फोर्थ लगा था 15 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 1993 तक
और ये 352 दिन, मतलब सबसे जो बड़ा राष्ट्रपति शासन है वो 40 है, और फर्स्ट सबसे कम दिन तक लगा था। तो इस समय राज्यपाल थे, लगा तब थे हेमचंद्र रेड्डी, और समाप्त हुआ तब थे बलीराम भगत। भैरू सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे, और बाबरी मस्जिद के टूटने के कारण ये राष्ट्रपति शासन वो लगाया गया था। तो इनको भी आप कारण भी याद रखना और ये डेट भी याद रखना कि कब से कब तक लगा है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन वो इस प्रकार से पूछे जाने लग गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 174, राज्यपाल विधानमंडल के अंदर सत्राहूत, सत्रावसान या विधानसभा भंग वो कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 175 में ही राज्यपाल के जो अभिभाषण व संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। राज्यपाल है वो किन किन का अध्यक्ष होता है, तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, राजस्थान में स्काउट एवं गाइड संरक्षण के, राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति होता है, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए एकीकृत निधि का जो संरक्षण है वो भी राज्यपाल ही करता है। और नियुक्ति, तो राज्यपाल हो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है अनुच्छेद नंबर 165 के तहत। जिला न्यायालय वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है अनुच्छेद नंबर 233 के तहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 216, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 164, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 243 के व 243 जेड, वित्त आयोग 243 आई और 243 जेड, सॉरी 243 आई और 243 वाई, वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद नंबर 176, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है, और प्रथम बैठक से आम चुनाव के बाद में ही, और या बजट सत्र का जो प्रथम सत्र होता है उस समय राज्यपाल वो अभिभाषण देता है। अनुच्छेद नंबर 200, जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक पर अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद नंबर 201 के अंदर ही राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित विधेयक है तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है। यदि अनुच्छेद 31 संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तो राष्ट्रपति विधेयक पर राज्य विधानमंडल के पास में उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, और राज्यमंडल 6 माह के अंदर ही उसको पुनः संशोधन के बाद में वापिस भेज सकता है राष्ट्रपति के पास में। अनुच्छेद नंबर 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में है, और ये संविधान के भाग नंबर 6 अध्याय नंबर है 4। तो विधानमंडल पुनः समवेत होने पर ही दोनों सदनों से 6 सप्ताह यानी 42 दिन के अंदर ये पारित होना जरूरी होता है अध्यादेश। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब राज्यपाल संबंधी कथन देखते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित ने राज्यपाल के पद के लिए कहा है कि ये राज्यपाल का पद है केवल वेतन के आकर्षण का ही पद है, जबकि पट्टा सीतारामन ने कहा है कि राज्यपाल का कार्य अतिथियों का सत्कार करना होता है। सरोजिनी नायडू जी ने कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। के.एम. मुंशी ने कहा कि राज्यपाल केंद्र राज्य संबंध को प्रगाढ़ करने वाला है। और राजस्थान के जो 45वें नंबर के राज्यपाल कौन है वर्तमान के अंदर ही, तो हरिभाऊ किशन बागड़े हैं, व्यक्ति के हिसाब से 22वें नंबर के हैं। ये 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने शपथ ली थी 31 जुलाई 2024 को, तो राज्यपाल की शपथ की ली थी 31 जुलाई 2024 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। एक बार राज्यपालों का क्रम देख लेते हैं कौन कौन बने हैं। पहले थे सवाई मान सिंह, फिर बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, फिर संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह, न्यायमूर्ति जगत नारायण कार्यवाहक राज्यपाल थे, सरदार श्री जोगिंदर सिंह, न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी ये भी कार्यवाहक ही थे, रघुकुल तिलक, के.डी. शर्मा, ओ.पी. मेहरा, पी.के. बनर्जी, डी.पी. गुप्ता, फिर बसंतराव पाटिल, जे.एम. वर्मा, फिर सुखदेव प्रसाद, मिलाप चंद जैन, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, स्वरूप सिंह, एम. चन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल, फिर बलीराम भगत बने थे, फिर दरबारा सिंह, फिर एन.एल. टिब्रेवाला, फिर अंशुमान सिंह, निर्मल चंद जैन, कैलाशपति मिश्र और मदन लाल खुराना। इसके बाद में देखते हैं टी.वी. राजेश्वर, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, ए.आर. किदवई, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, श्री रामेश्वर ठाकुर, प्रभा राव, शिवराज पाटिल, मार्गेट अलवा, राम नाइक, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र और वर्तमान में हारूबाऊ किशनराव बागड़े। तो ये सभी राज्यपाल हैं, इनका आप क्रम से भी याद रख लेना, क्योंकि मैं PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो आप इनका क्रम से याद रख लेना और कब से कब तक बने हैं वो भी याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब एग्जाम की दृष्टि से राज्यपाल संबंधी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको देखते हैं। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो कि किसी भी राज्य संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं,
तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री। संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कल्याण सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एम चन्नारेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। वसंतराव पाटिल ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दरबारा सिंह ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। तो ये सात राज्यपाल थे जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं तो सरदार हुकम सिंह 1962 से 67 तक रहे थे। बल्लीराम भगत 1976 से 77 तक रहे हैं। और शिवराज पाटिल रहे थे 1991 से 96 तक। तो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो 3 राज्यपाल थे, सरदार हुकम सिंह, बल्लीराम भगत और शिवराज पाटिल। राजस्थान के निम्न राज्यपाल अन्य राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। धनिक लाल मंडल ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। दरबारा सिंह पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष। और हरुभा किशन राव बागड़े ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जो किशन राव बागड़े हैं वर्तमान के अंदर ही ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल वो पूर्ण किया है तो 3 ही राज्यपाल हैं ऐसे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह। इन्होंने अपना कार्यकाल वो पूर्ण किया था। वह राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं तो जोगेंद्र सिंह, प्रतिभा पाटिल, मार्गेट अल्वा और कलराज मिश्र ये दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के भी। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था तो दरबारा सिंह का, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव का। तो 4 ऐसे राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए ही निधन हो गया है। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव का। तो दरबारा सिंह ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। और प्रभा राव राजस्थान की मतलब महिला राज्यपाल भी थी। राजस्थान की महिला राज्यपाल तो प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गेट अल्वा। तो 3 राजस्थान की महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। राजस्थान की प्रथम कार्यवाहक महिला राज्यपाल प्रभा राव है। और प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल एवं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी है। सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी और उनकी जयंती 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में पद से त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल कौन कौन है तो जोगिंदर सिंह है, वसंतराव पाटिल, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और मदन लाल खुराना तथा प्रतिभा पाटिल इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो 5 ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो इनका भी नाम आप याद रखना। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्यपाल व राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे हैं। तो डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन ये राजस्थान के लोकायुक्त भी रह चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल निम्न का अध्यक्ष हैं। तो राज्यपाल के अध्यक्ष किन किन के अध्यक्ष होते हैं तो ये भी मैंने बता दिया था। अब तक कार्यवाहक राज्यपाल कितने रह चुके हैं तो 11 रह चुके हैं। जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, डीपी गुप्ता, एन टिब्रेवाला, मार्गेट अल्वा, केडी शर्मा, JS वर्मा ये सबसे ज्यादा कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। JS वर्मा, शैलेंद्र कुमार सिंह, PK बनर्जी और मिलाप चंद जैन ये सबसे कम कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। और प्रभा राव तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका रहा था JS वर्मा का, सबसे कम था मिलाप चंद जैन का। इनका नाम भी आप याद रखना। राज्यपाल जो अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं तो देखिए स्वरूप सिंह है, ये गुजरात के राज्यपाल भी रहे थे और इसके अतिरिक्त राजस्थान के राज्यपाल भी थे। धनिक लाल मंडल है, कैलाशपति मिश्र है, TV राजेश्वर है, AR किदवई, रामेश्वर ठाकुर, प्रभा राव, शिवराज पाटिल और राम नायक ये ऐसे राज्यपाल थे जो अन्य राज्य के राज्यपाल भी रहे थे। तो इनको भी आप अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मुख्यमंत्री एंड चीफ मिनिस्टर। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद देख लेते हैं। मुख्यमंत्री राज्य स्तर का जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। संविधान के भाग नंबर 6 अध्याय नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 164 के अंदर ही मुख्यमंत्री से संबंधित है, ये मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 164 के अंदर ही 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और त्यागपत्र ये राज्यपाल को देते हैं। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र मतलब मुख्यमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र वो माना जाता है। अगर कोई मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसका त्यागपत्र वो माना जाएगा। अनुच्छेद नंबर 164(1) कै तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ही जोड़ा गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार है वो कुल विधानसभा की सीट से 15% से अधिक वो नहीं होगा। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में न्यूनतम कितनी है तो 11 प्लस में 12 है। तो 11 प्लस में 1 ये न्यूनतम कितनी है तो 12 है और अधिकतम 29 है। अनुच्छेद नंबर 164(1) ख तो राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख है, ये भी किस में किया गया है अनुच्छेद नंबर 164(1) ख के अंदर।
अनुच्छेद 164(2) में मंत्री परिषद और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 164(2) के अंदर ही। अनुच्छेद नंबर 164(3) में मुख्यमंत्री व मंत्रियों की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा तथा दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ का उल्लेख है अनुसूची नंबर 3 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 164(4) मुख्यमंत्री पद की योग्यताएं, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य भी होना चाहिए। अगर सदस्य न रहते हुए भी वो अधिकतम 6 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद नंबर 164(5) मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण है वो विधानमंडल करता है। तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते हैं, इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा ही। अनुच्छेद नंबर 167 के अंदर ही मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना दे, मांगने या फिर बिना मांगने पर ही। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच के ही कड़ी का कार्य भी करता है और मंत्रियों का चयन भी किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्य सचिव व संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है और जो संसदीय सचिव है ये पद है 4th विधानसभा के अंदर सर्जन हुआ था 1967 के अंदर 1963 के अंदर ही। मुख्यमंत्री कौन कौन सी विभागों का अध्यक्ष होता है? तो कार्मिक विभाग, गृह विभाग, आयोजन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आबकारी विभाग, सूचना व जनसंपर्क तथा भ्रष्टाचार जो निरोधक ब्यूरो है, इन सभी का जो विभागों के अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री निकायों के अध्यक्ष, तो राज्य आयोजना बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, नीति आयोग के सदस्य, क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष, नियोजन विभाग का अध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जनजाति सलाहकार परिषद, इन सभी के जो सदस्य है ये महत्वपूर्ण निकाय, इनका सदस्य भी मुख्यमंत्री होता है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का क्रम देखते हैं। श्री हीरालाल शास्त्री ये पहले मुख्यमंत्री थे, 1949-51 तक रहे थे। CS वेंकटाचारी 1951 में ही। जयनारायण व्यास और फिर टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास बने थे। मोहनलाल सुकाड़िया, बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा और अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा है ये 15 दिसंबर 2023 को ही इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। क्रम के हिसाब से 26वें नंबर के हैं, व्यक्ति का हिसाब से 14वें नंबर के क्या थे? मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो व्यक्ति के हिसाब से 14वें नंबर के हैं और क्रम के हिसाब से 26वें नंबर के हैं। एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं तो मोहनलाल सुकाड़िया 4 बार बन चुके हैं, हरिदेव जोशी 3 बार, भैरू सिंह शेखावत 3 बार और अशोक गहलोत ये भी 3 बार। तो एक से अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ किन ने ली है? तो मोहनलाल सुकाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत और अशोक गहलोत ने। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, भैरू सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया। तो 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। लोकसभा के सदस्य जो बाद में CM बने, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में विपक्ष के नेता भी रहे हैं तो भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। तो 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष के नेता भी रह चुकी हैं। तो इसमें अगर अशोक गहलोत का नाम आए तो आप मत करना। इसमें भैरू सिंह शेखावत है, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं तो हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव मोहनलाल सुकाड़िया के समय ही आया था और सर्वाधिक जो विश्वास प्रस्ताव है भैरू सिंह शेखावत के समय। उप मुख्यमंत्री तो ये गैर संवैधानिक पद है और अब तक 7 जो उप मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। टीकाराम पालीवाल 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक बने थे। हरिशंकर भाबड़ा 4 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1998 तक। और बनवारी लाल बैरवा 19 मई 2002 से लेके 4 दिसंबर 2003 तक। कमला बेनीवाल 12 जनवरी 2003 से 4 दिसंबर 2003 तक। तो सबसे कम समय के लिए उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल ही बनी थी और सबसे ज्यादा समय के लिए कौन बने थे? हरिशंकर भाबड़ा। तो हरिशंकर भाबड़ा किनके समय थे? तो इस समय भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। टीकाराम पालीवाल के समय जयनारायण व्यास थे और बनवारी लाल बैरवा के समय अशोक गहलोत थे। तो बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, इन तीनों के समय अशोक गहलोत थे मुख्यमंत्री। तो सचिन पायलट 24 दिसंबर 2018 से 14 जुलाई 2020 तक उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
दिया कुमारी 15 दिसंबर 2023 से भजनलाल शर्मा के समय उप मुख्यमंत्री है। और प्रेमचंद बैरवा, तो प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ये भजनलाल शर्मा के समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कमला बेनीवाल, इनका हाल ही में निधन भी हो गया है और ये त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया एक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। हरिदेव जोशी असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के। शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रह चुके हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया ये बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। तो इन सबका नाम भी आप याद रख लेना। महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है। भाग नंबर 6 है, अध्याय 2 और अनुच्छेद 165 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 165 के अंदर ही राज्य के अंदर एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद नंबर 165(1) के अंदर ही राज्य जो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। 165(2) के अंदर ही महाधिवक्ता की योग्यता के बारे में बताया गया है कि 10 वर्ष तक वो न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रहता है, उसी को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 165(3) में पद धारण, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद नंबर 77 महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, मतलब नहीं होता है। ये बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है 19वें नंबर के। और फर्स्ट नंबर के थे जी.सी. कांसलीवाल, तो जी.सी. कांसलीवाल ये फर्स्ट महाधिवक्ता थे और वर्तमान में है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो इनका नाम आप याद रख लेना। विधानमंडल, तो इसका उल्लेख भाग नंबर 6 अध्याय 3 और अनुच्छेद है 168 से लेकर 212 तक है। तो अनुच्छेद नंबर 168 के अंदर ही विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। और विधानमंडल तो ये विधानसभा, राज्यपाल तो अनिवार्य पद है, जबकि विधान परिषद ऐच्छिक पद हो, मतलब ऐच्छिक है। कोई भी राज्य मतलब किसी भी राज्य में विधान परिषद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 168 में, विधानसभा का अनुच्छेद नंबर 170 में और विधान परिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 169 के अंदर। तो विधान परिषद अनुच्छेद नंबर 169, संरचना अनुच्छेद नंबर 171 में है। और वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर ही द्विसदनीय विधानमंडल है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर। राजस्थान के अंदर विधान परिषद वो नहीं है। तो विधान परिषद के अंदर न्यूनतम सदस्य 40 होने चाहिए और अधिकतम विधानसभा के 1/3 होनी चाहिए। योग्यता न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव अप्रत्यक्ष यानी एकल संकोणी मतपत्ति के आधार पर इनका चुनाव होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद नंबर 171(3) के अंतर्गत ही 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय संसद जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड से चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य होते हैं। 1/12 सदस्य जो विश्वविद्यालय के स्नातक होते हैं वो चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापक होते हैं जो 3 वर्ष तक उनको अनुभव हो। और 1/6 है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा व सहकारिता क्षेत्र के अंदर ही। तो ये विधान परिषद की जो संरचना है उसके अंतर्गत आते हैं। विधान परिषद की शक्तियां व कार्य देखते हैं। तो विधानसभा है वो किसी भी पारित विधेयक को विधान परिषद पहली बार में 3 माह तक रख सकता है और पुनः विधेयक भेजने पर 1 माह ही रोक सकता है, यानी 4 माह ही विधेयक को रोक सकता है। और धन विधेयक के मामले में 14 दिन तक ही रोक सकता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो आधे राज्यों की सहमति, राज्य विधान परिषद वो इसमें भाग नहीं लेता है। विधानसभा तो अनुच्छेद नंबर 170 है। अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकते हैं। इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है और कार्यकाल 5 वर्ष का और उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 189 गणपूर्ति, तो विधानसभा के लिए गणपूर्ति कितनी हो जाएगी 1/10 सदस्य, 1/10। अनुच्छेद नंबर 194 में ही विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 199 धन विधेयक, तो सबसे पहले विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी अनुमति से ही सबसे पहले विधानसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जाता है। कि प्रथम विधानसभा का कार्यकाल 1952 से 57 तक रहा है। शुरू हुई थी 31 मार्च को। अध्यक्ष नरोत्तम राम जोशी थे, झुंझुनू के रहने वाले हैं। उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सख्तावत। नेता प्रतिपक्ष थे जसवंत सिंह और सीएम उस समय टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। तो प्रथम विधानसभा के अंदर कितने सीएम रह चुके थे, तो 3, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। सदस्य 160 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। कांग्रेस 82 सीटों पर विजेता बनी थी और सेकंड पार्टी कौन थी, राम राज्य परिषद। प्रथम महिला विधेयक यशोदा देवी, तो यशोदा देवी ही प्रथम महिला विधायक थी बांसवाड़ा से। इनका नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है द्वितीय विधानसभा, तो इसका कार्यकाल 1957 से 62 तक रहा है। इसमें राष्ट्रीय दल कितने थे, 4 और विधानसभा क्षेत्र कितने हो गए थे, 176 हो गई थी सीट। और इसमें कांग्रेस ने 119 सीट जीती थी, राम राज्य परिषद ने 17 सीट जीती थी।
विधानसभा के अध्यक्ष थे राम निवास मिर्दा, उपाध्यक्ष थे निरंजन आचार्य, नेता प्रतिपक्ष थे नरेंद्र सिंह और सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो द्वितीय विधानसभा के समय भी सीएम कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। थर्ड विधानसभा तो 1962 से 67 तक, और कांग्रेस ने इस समय 88 सीट जीती थी। 176 सीटों पर चुनाव हुए थे, और इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? नारायण सिंह मसूदा थे। नेता प्रतिपक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह, और सीएम मोहनलाल सुखाड़िया ही थे। और इन पर भी सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किन के समय आया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया के मतलब विरुद्ध आया था। फोर्थ विधानसभा का कार्यकाल 1967 से 72 तक था। सीट थी 184। कांग्रेस ने 89 सीटें जीती थी और स्वतंत्र पार्टी ने 48 सीटें। पहली बार राष्ट्रपति शासन वो फोर्थ विधानसभा के समय ही लगा था, और उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद। समाप्ति के समय राज्यपाल हुकुम सिंह थे और सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो 1967 के अंदर ही फर्स्ट संसदीय सचिव, जो सचिव और उप मंत्री है, इनका भी पद सृजित किया गया था। 1971 में ही बरकतुल्ला खान, ये कौन बने थे? फिर सीएम बने थे, मुस्लिम, मतलब पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अध्यक्ष थे निरंजन नाथ आचार्य, उपाध्यक्ष थे रामनारायण चौधरी, और नेता प्रतिपक्ष थे लक्ष्मण सिंह। तो इन सबका नाम भी आप याद रख लेना। पांचवी विधानसभा का कार्य 1972 से 77 तक रहा है। सीट थी 184। तो सेकंड बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और उस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। अध्यक्ष राम किशोर व्यास थे, उपाध्यक्ष थे राम सिंह यादव, और नेता प्रतिपक्ष थे लक्ष्मण सिंह। तो जो पांचवी विधानसभा थी, इस समय भी सेकंड बार राष्ट्रपति शासन लगा था। छठी विधानसभा 1977 से 80 तक, तो इस समय 200 सीटों पर चुनाव हुए थे। जनता पार्टी ने 150 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 41 है। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार है वो छठी विधानसभा के अंदर ही बनी थी, और सीएम थे भैरू सिंह शेखावत। तो थर्ड बार राष्ट्रपति शासन इनके समय ही लगा था, और राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। मध्यवर्ती चुनाव भी कब हुए थे? छठी विधानसभा के अंदर ही। अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह। उपाध्यक्ष कौन थे? रामचंद्र। तो रामचंद्र उपाध्यक्ष थे, लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष थे, सीएम थे भैरू सिंह शेखावत। नेक्स्ट है सातवीं विधानसभा 1980 से 85, और इस समय सीएम कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया थे। 1981 के अंदर शिवचरण माथुर ने डीग के अंदर जो मानसिंह हत्याकांड के कारण त्याग पत्र दे दिया था। फिर बाद में कौन बने थे? हीरालाल देवपुरा। और इस समय अध्यक्ष थे पूनम चंद बिश्नोई, उपाध्यक्ष थे अहमद बख्श, और नेता प्रतिपक्ष थे भैरू सिंह शेखावत। तो सातवीं विधानसभा के समय ही नेता प्रतिपक्ष कौन थे? भैरू सिंह शेखावत थे। आठवीं विधानसभा तो 1985 से 90 तक इनका समय था। कांग्रेस ने इस समय 113 सीट जीती थी, बीजेपी ने 38 है। सीएम हरिदेव जोशी थे, और ये असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिर बाद में शिवचरण माथुर बने थे, फिर पुनः हरिदेव जोशी बन गए थे आठवीं विधानसभा के अंदर ही। तो अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा। उपाध्यक्ष थे गिरिराज प्रसाद तिवारी, और नेता प्रतिपक्ष कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। नौवीं विधानसभा का कार्यकाल 1990 से 93 तक रहा था, और चौथी बार राष्ट्रपति शासन वो नौवीं विधानसभा के अंदर ही लगा था। राज्यपाल कौन थे? एम चन्ना रेड्डी। सीएम भैरू सिंह शेखावत थे। बाबरी मस्जिद के गिरने के कारण ही जो ये राष्ट्रपति शासन वो लगाया गया था, और इस समय मध्यवर्ती चुनाव भी हुए थे। एक तो छठी विधानसभा के अंदर मध्यवर्ती चुनाव हुए थे, और एक नौवीं विधानसभा के अंदर मध्यवर्ती चुनाव हुए थे। तो अध्यक्ष थे हरिशंकर भाबड़ा, उपाध्यक्ष थे यदुनाथ, और विपक्ष के नेता थे हरिदेव जोशी। तो इन सबका नाम आप याद रख लेना। आगे देखते हैं 10वीं विधानसभा, तो इसका कार्यकाल 1993 से 98 तक रहा है। सीएम उस समय भैरू सिंह शेखावत थे। अध्यक्ष थे हरिशंकर भाबड़ा, और पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी। नेता प्रतिपक्ष परशुराम मदेरना, ये नेता प्रतिपक्ष थे। तो ये नाम याद रखना कि पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तो इनका नाम है तारा भंडारी। 11वीं विधानसभा का कार्यकाल 1998 से 2003 तक रहा है। सीएम थे उस समय अशोक गहलोत, उपाध्यक्ष थे बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल। अध्यक्ष समर्थन लाल मीणा थे, उपाध्यक्ष थे देवेंद्र सिंह, और विपक्ष के नेता थे भैरू सिंह और गुलाब चंद, ये विपक्ष के नेता बने थे इस समय। 12वीं विधानसभा 2003 से 8 तक इसका समय था, और इस समय सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। जो ईवीएम मशीन है इसका प्रयोग भी पहली बार किया गया था, और अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी, उपाध्यक्ष थे रामनारायण बिश्नोई, और विपक्ष के नेता थे वीडी कल्ला। तो पहली बार महिला सीएम बनी थी यहाँ पर वसुंधरा राजे 2003 से 8 तक की 12वीं विधानसभा के अंदर। 13वीं विधानसभा 200 सीटों पर चुनाव हुए थे, और इसमें एससी की सीट थी 34, एसटी की थी 25। सीएम अशोक गहलोत थे, विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे थी, अध्यक्ष बने थे दीपेंद्र सिंह, और उपाध्यक्ष बने थे रामनारायण मीणा। आगे देखते हैं 14वीं विधानसभा 2013 से 18 तक। तो सीएम थे वसुंधरा राजे, वो अध्यक्ष थे कैलाश मेघवाल, उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, और विपक्ष के नेता थे रामेश्वर लाल डुड्डी। तो रामेश्वर लाल डुड्डी ये उपाध्यक्ष थे। और 15वीं विधानसभा है,
ये रही थी 2018 से लेके 23 तक। इस समय सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। और कांग्रेस को 101 सीट मिली थी। अध्यक्ष थे सीपी जोशी। और महिला विधायकों की संख्या इस समय कितनी थी? तो 27 थी 15वीं विधानसभा के समय। 16वीं विधानसभा कुल सीट 199। भाजपा को 115 सीट मिली थी, कांग्रेस को 69 सीट मिली थी, यानी भाजपा को मिली थी 41.69%। सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी की हुई थी विद्याधर नगर सीट से। सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल की हुई थी कोटपुतली सीट से, 321 वोटों से जीते थे। महिला विधायक 21 है, भाजपा से 9, कांग्रेस से 9 और निर्दलीय 2 थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, क्रम के हिसाब से 26वें नंबर के, व्यक्ति के हिसाब से 14वें नंबर के। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तो दिया कुमारी विद्याधर सीट से है और प्रेमचंद बैरवा है दूदू विधानसभा से। तो ये चुनाव एक सीट से नहीं होते। करणपुर जो गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु के बाद में ही करणपुर सीट से चुनाव वो नहीं हुए थे इस समय। टोटल मतलब मतदान कितना पड़ा था इसमें? तो ये पड़े थे 5.26 करोड़ मतदाताओं ने इसमें भाग लिया था, जिसमें मेल थे 2.75 करोड़ और महिलाएं थी 2.52 करोड़। तो टोटल मतदान हुआ था 75.45% टोटल मतदान हुआ था और ये 0.73% की पिछली बार से वृद्धि हुई है। चुनाव के अंदर महिलाएं कितनी? तो 20 महिलाएं चुन के आई थी, जिसमें 2 महिलाएं वो मंत्री भी थी। सबसे युवा कौन थे सांसद? तो रविंदर सिंह भाटी सबसे युवा थे शिवपुर सीट से। और सबसे वृद्ध विधायक कौन थे? हरिमोहन शर्मा थे बूंदी से। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ है। अध्यक्ष थे वासुदेव देवनानी। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली। और उपनेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो राम केश मीणा है, ये उपनेता प्रतिपक्ष थे। तो इनका नाम आप याद रख लेना। राज्यसभा जाने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? रामनाथ पोद्दार थे। राजस्थान से प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव है। लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? गायत्री देवी। सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद नाथूराम मिर्धा रह चुके हैं, कांग्रेस के हैं। प्रथम एसटी महिला लोकसभा सांसद उषा देवी वीणा। और प्रथम एससी महिला लोकसभा सांसद सुशीला बागरू है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम राजस्थानी कौन थी? तो ये थी कालू लाल श्रीमाली। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला राजस्थानी कौन है? तो डॉक्टर गिरिजा व्यास थी। तो इन सभी का नाम आप याद रख लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के बारे में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 6 अध्याय 5 है, अनुच्छेद है 214 से लेकर 231 तक है। तो स्वतंत्रता से पूर्व स्वयं का उच्च न्यायालय कहाँ पे होगा? तो जयपुर के अंदर था। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, इनके अंदर ही सब के अंदर अपना स्वयं का उच्च न्यायालय था। लेकिन BR पटेल समिति की सिफारिश पर ही 27 मार्च 1949 को राजधानी तो जयपुर बनाई गई थी और हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर है। तो BR पटेल समिति के अंदर अध्यक्ष तो कौन थे? BR पटेल ही थे और अन्य सदस्य भी थे, तो उनका भी नाम आप याद रख लेना। कर्नल TC पुरी और SP सिन्हा ये सदस्य भी थे। तो सदस्यों का नाम भी आप याद रख लेना, TC पुरी और SP सिन्हा ये सदस्य थे। उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त 1948 को। सवाई मान सिंह इस समय राज प्रमुख थे। प्रमुख पीठ कहाँ पे थी? जोधपुर में। खंडपीठ थी जयपुर के अंदर। तो जयपुर जो खंडपीठ है इसको 31 जनवरी 1977 को समाप्त किया गया था 26 फरवरी 1958 को। तो ये समाप्त कब कर दिया गया था? 26 फरवरी 1958 को। और फिर वापस से कब हो गई थी? तो 31 जनवरी 1977 से खंडपीठ है वापस से इसको शुरू कर दिया गया था। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा और 11 अन्य न्यायाधीश थे। तो अन्य न्यायाधीश उनका नाम भी देख लेते हैं। लाला नवल किशोर और अमर सिंह जसोल ये जोधपुर से थे। कंवरलाल राणावत और मोहम्मद इब्राहिम ये जयपुर से थे। जवान सिंह राणावत और शार्दुल सिंह मेहता उदयपुर से थे। दुर्गा शंकर दबे बूंदी से थे। के शर्मा भरतपुर से थे और त्रिलोक चंद दत्त ये बीकानेर से थे। खेमचंद गुप्ता कोटा से और आनंद नारायण कोल ये अलवर से थे। तो उदयपुर, जोधपुर और जयपुर से 2-2 सदस्य थे, बाकी जगहों से 1-1 सदस्य थे। तो इन सबका नाम भी आप याद रख लेना, क्योंकि मैं PDF आपको भेज दूंगी तो वहां से भी एक साथ आप रीडिंग कर लेना और आप थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेना। एग्जाम टाइम के अंदर ये लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए भी ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। 26 जनवरी 1950 से ही इसमें 1+ में 7 सदस्य थे। वर्तमान 50 पद इसकी स्वीकृत किए गए हैं। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय कुमार शर्मा है, ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। 44 जिला न्यायालय है। तो जोधपुर पीठ के अंतर्गत 23 आते हैं और जयपुर पीठ के अंतर्गत 21 है। तो नागौर ऐसा जिला है जिसका जिला न्यायालय कहाँ पे? मेड़ता के अंदर है। तो नागौर का जो जिला न्यायालय कहाँ पे? तो मेड़ता के अंदर है। अब देखते हैं कि जयपुर खंडपीठ से कितने आते हैं? तो 21 है। अजमेर, ब्यावर, अलवर,
खैरतल तिजारा, वर्तमान में नाम इसका भर्तरी नगर कर दिया गया है। बारा, भरतपुर, डींग, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर महानगर, जयपुर मेट्रो, कोटपुतली भैरोड, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक और जयपुर महानगर सेकंड, ये सभी आते हैं जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत। जबकि जोधपुर खंडपीठ के अंतर्गत 23 आते हैं। बालोतरा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर मेट्रोपॉलिटन, फलोदी, मेड़ता, डीडवाना कुचामन, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और सलूम्बर, ये सब जोधपुर खंडपीठ के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी आप एक बार रीडिंग लगा लेना, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? तो माधव प्रकाश गुप्ता थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाला रजिस्ट्रार कौन है? तो मोहनलाल राजदान है, ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले रजिस्ट्रार थे। वर्तमान में कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अनुच्छेद नंबर 214 के अंदर ही उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। और हाईकोर्ट अवहेलना नियम 1971, तो हाईकोर्ट की जो नियम कौन सा है? तो 1971 के अंतर्गत ही। अनुच्छेद नंबर 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में किया गया है, जबकि अनुच्छेद नंबर 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। कुल न्यायाधीश अब 50 स्वीकृत कर दिए गए हैं। महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। फर्स्ट महिला न्यायाधीश कुमारी कांता भटनागर थी। और अनुच्छेद 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। 217(1) के अंदर ही मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 सेकंड में योग्यता के बारे में है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता भी रह चुका हो। अनुच्छेद 217(3) के अंतर्गत ही उनकी सेवानिवृत्ति यानी 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र है। अनुच्छेद नंबर 218 हाईकोर्ट से संबंधित, अनुच्छेद 218 में हाईकोर्ट से संबंधित को उपपदों का उच्च न्यायालयों के द्वारा लागू करना। अनुच्छेद 219 में शपथ, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के द्वारा ही। अनुच्छेद 223 तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 224 अपर व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। अनुच्छेद 224(1) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 225 हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार, तो हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर क्या क्या शामिल होता है, ये अनुच्छेद नंबर 225 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद नंबर 226 रिट जारी करने की शक्ति हाईकोर्ट की, तो 5 प्रकार की रिट वो हाईकोर्ट जारी कर सकता है। सिर्फ 5 प्रकार की रिट तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, हाईकोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ व राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान की स्थापना भी, मतलब प्रावधान भी कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 231 के अंदर ही। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या कहते हैं? प्रारंभिक मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, रीट अधिकारिता, अधीक्षण की शक्ति, अभिलेख न्यायालय और अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार, ये उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, तो ये भाग नंबर 6, अध्याय भी 6 है और अनुच्छेद है 233 से 237 तक। अनुच्छेद नंबर 233 फर्स्ट के अंदर ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जो जिला न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 233(2) 7 वर्ष तक वो अधिवक्ता होगा, वही जिला न्यायाधीश में नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा के अंदर जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, और अनुच्छेद नंबर 236 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 237 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह अधीनस्थ संबंधी प्रावधान किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेटों पर भी लागू कर सकता है। तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद नंबर 237 के अंदर। जिला एवं सत्र न्यायालय, तो इसमें सिविल व दीवानी न्यायालय तथा आपराधिक व फौजदारी न्यायालय शामिल है। तो दीवानी न्यायालयों के अंदर ही वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होता है, फिर प्रथम श्रेणी सिविल और फिर कनिष्ठ सिविल जज होते हैं। आपराधिक के अंदर होते हैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है, फिर प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश होता है और फिर द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी होता है। ये आपराधिक या फौजदारी न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। परिवार अदालत, तो संसदीय विधि 1984 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी पर ही राजस्थान के अंदर 7 पारिवारिक न्यायालय है, इसकी स्थापना की गई है। बालोतरा, बाड़मेर, धौलपुर, जैसलमेर, जालोर, करौली, प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर। मोबाइल अदालत, तो इनके जनक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत की प्रथम मोबाइल अदालत का प्रयोग 2007 के अंदर ही हरियाणा के मेवात में किया गया था। और जनहित या लोकहित याचिका, तो इसका प्रावधान 1960 के अंदर ही अमेरिका में किया गया था। भारत के अंदर 1980 में किया गया था
PN भगवती और VS कृष्ण अय्यर के प्रयासों से ही। लोक अदालत, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 39 कैग के तहत ही विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अंतर्गत किया गया है, दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई है और कार्य प्रारंभ किया था 9 नवंबर 1995 से। तो राजस्थान के कोटा के अंदर ये शुरू हो चुकी है लोक अदालत। तो लोक अदालतों का आयोजन है वो ग्राम पंचायत स्तर है, यहाँ पर किया जाता है। प्रमुख तथ्य देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50 हो गई है। फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे, वर्तमान में है संजीव प्रकाश शर्मा। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री कैलाश नाथ वांचू थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं श्री सतीश कुमार मित्तल। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे JM पंचाल। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश व जो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं वो है जस्टिस फारूक हसन। त्यागपत्र देने वाले मुख्य न्यायाधीश SK गर्ग हैं। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन कौन है? तो सुरेश चंद्र सिंगल और राजेंद्र प्रसाद व्यास। 38 स्थायी तथा 12 अस्थायी न्यायाधीश हैं वो रह चुके हैं। पहली महिला न्यायाधीश है कुमारी कांता भटनागर। वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश वो हाईकोर्ट के अंदर ही कार्यरत हैं, शोभा मेहता, रेखा बोराना और नुपुर भाटी। तो इन सबका नाम आप याद रख लेना। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही न्यायाधीश रह चुके हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 12। और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो 3 है। जस्टिस कैलाश नाथ वांचू, जस्टिस JS वर्मा और जस्टिस रविंद्र भट्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इनका नाम आप याद रख लेना। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो अन्य हाईकोर्ट के CGI तथा सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सॉरी, ये राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे थे, जबकि अन्य जो हाईकोर्ट है उनके भी मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो जो RM लोढ़ा है ये रह चुके हैं। तो पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम हाईकोर्ट के इनके मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे RM लोढ़ा, और राजस्थान हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। जो अन्य न्यायालयों के अंदर ही मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में 23 है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के प्रमुख आयोग। पहले देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग RPC। तो इसका उल्लेख संविधान के भाग नंबर 14 अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही इसको लिया गया था। प्रांतों के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन से संबंधित है। स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर के अंदर 1939, जयपुर में 1940 और बीकानेर के अंदर 1946 के अंदर ही लोक सेवा आयोग है ये स्थापित था। और अध्यादेश जारी कब हुआ है? 16 अगस्त 1949 को, और उस समय राज प्रमुख थे मान सिंह सेकंड। प्रभावी हुआ था ये अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को, और स्थापना हुई थी इसकी 22 दिसंबर 1949 को। और गठन कब हुआ था? तो इस मुख्यालय का गठन कब हुआ था? तो जयपुर के अंदर ही हुआ था। और P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही पहले इसका मुख्यालय जयपुर में था, और बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पे कर दिया गया था? अजमेर के अंदर। उद्घाटन करते समय राज्यपाल कौन थे? तो श्री अंशुमान सिंह थे, और 31 अक्टूबर 2000 को इसका उद्घाटन किया था। विनियमन कौन सा था? तो 1974 का विनियमन। तो राज्यपाल के द्वारा कौन से विनियमन के आधार पर ही संघ लोक सेवा आयोग है इसका गठन किया गया था? तो 1974 के विनियमन के आधार पर इसका गठन किया गया था। अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर ही RPC के गठन का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 315(1) में ही प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग का गठन है, ये किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा ही। अनुच्छेद नंबर 315(2) संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 316 के अंदर ही अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व उनकी पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 316(1) में नियुक्ति का प्रावधान राज्यपाल करेगा। 1949 में 1+2 यानी एक अध्यक्ष से 2 सदस्य थे। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? SK घोष, और 2 सदस्य थे देवी शंकर तिवारी और NR चंद्रोडकर, ये 2 सदस्य थे। वर्तमान में 1+10 हो गए हैं। अनुच्छेद 316(1) का कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में प्रावधान किया गया है, और ये 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत ही राज्यपाल के द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 316(2) पदावधि के बारे में, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनका पदावधि का कार्यकाल मतलब पदावधि का समय है। अनुच्छेद नंबर 316(2) कैग के अंतर्गत त्याग पत्र, तो ये त्याग पत्र किनको दे सकते हैं? राज्यपाल को, और ये पुनः नियुक्ति के पात्र वो नहीं हो सकते। तो एक बार ही इनकी नियुक्ति की जा सकती है, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है। अनुच्छेद नंबर 217 के अंदर हटाया जाना, तो इनको हटाए जाने का प्रावधान है कि कदाचार और दिवालिया घोषित होने पर ही हटा सकते हैं।
अनुच्छेद नंबर 338 में सेवा शर्तों के बारे में है। अनुच्छेद 319 के अंदर पुनः नियुक्ति का पात्र ये नहीं होंगे। अनुच्छेद 320 के अंदर ही कार्य व कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 320(1) के अंदर ही आरपीसी कर्तव्य है कि वह राज्य की जो सेवाओं के अंदर नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं व साक्षात्कारों को जो संचालन है वो आरपीसी के द्वारा किया जाता है। पर यह अनुच्छेद नंबर 320(1) के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 320(2) के अंदर संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 320(3) के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी निकाय है, इसका प्रावधान किया गया है। 3 पॉइंटों को भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 321 के अंदर ही लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार करने की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल के पास में ही है। तो लोक सेवा आयोग जो आरपीसी होती है उसके जो कार्य है उनका विस्तार करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास में है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय का प्रावधान है वो राज्य की संचयी निधि पर ही भारित होता है। 323 वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल के पास में भेजा जाता है और राज्यपाल उसको राज्य विधानमंडल के पटल पे रखता है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 323 के अंदर किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिवालय कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। आरपीसी के प्रथम सचिव कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा। प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो ओटिमा बोरडिया। तो ओटिमा बोरडिया ये पहली महिला सचिव थी। 6 संभागों के अंदर विभाजित है। प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि संभाग और शोध संभाग के अंतर्गत ही। कार्यवाहक अध्यक्ष अभी तक आरपीसी में 8 रह चुके हैं। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? LM जोशी थे और सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही था। आरपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू हैं और 40वें नंबर के हैं। किसको रिप्लेस करके बने हैं? तो कैलाश चंद मीणा जो कि कार्यवाहक आरपीसी के अध्यक्ष थे, इनको रिप्लेस करके ही वर्तमान में उत्कल रंजन साहू है, ये आरपीसी के अध्यक्ष हैं। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। राज्य निर्वाचन आयोग तो 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ही पंचायती व नगरीय संस्थाओं के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने के लिए ही भाग नंबर 9 व भाग नंबर 9 कैग के अंतर्गत ही पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 के है और नगरीय संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेद है 243 जेड ए। स्थापना 17 जून 1994 को की गई है धारा नंबर 120 के तहत। कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1994 से। एक सदस्यीय निकाय है, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और 2002 तक तो कार्यकाल कितना था इनका? तो 2002 तक तो 6 से 62 तक, मतलब इंद्रजीत खन्ना के समय इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष था और 2002 से अब वर्तमान में 6 वर्ष या 62 वर्ष है। त्याग पत्र राज्यपाल को ही देखते हैं। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को। कार्य है स्थानीय निकायों का चुनाव कराना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, मतदान की जो सूचियां तैयार करना और आदर्श आचार संहिता लागू करना, ये सब राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय तो इसका प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 की धारा नंबर 13(1) के तहत किया गया है। प्रथम निर्वाचन अधिकारी VC मोहंती थे, वर्तमान में है नवीन महाजन। कार्य है निर्वाचक नामावली तैयार करना, संशोधन करना व प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भूमिका निभाना, ये सब इसके कार्य हैं। अमर सिंह राठौड़ ये फर्स्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और 1 जुलाई 1994 से 30 मार्च 2000 तक इनका कार्यकाल था। सेकंड थे नेकाराम बसीन और 1 जुलाई 2000 से 10 अगस्त 2000 तक ये इनका कार्यकाल था। और सबसे कम समय के लिए कार्यकाल नेकाराम बसीन का ही था, सबसे ज्यादा था अमर सिंह राठौड़ का। थर्ड है इंद्रजीत खन्ना 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 दिसंबर 2007 तक, और ये मुख्य जो सचिव भी रह चुके हैं, तो मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और ये मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। फोर्थ नंबर पे है अशोक कुमार पांडे, 1 अक्टूबर 2008 से 30 सितंबर 2013 तक इनका कार्यकाल था। 5वें नंबर के हैं राम लुभाया, 10 अक्टूबर 2013 से 2 अप्रैल 2017 तक। 6ठे नंबर के हैं प्रेम सिंह मेहरा, 3 जुलाई 2017 से 3 जुलाई 2022 तक। 7वें नंबर के मधुकर गुप्ता, 14 अगस्त 2022 से लेके 25 तक इनका कार्यकाल था। और वर्तमान में है डॉक्टर राजेश्वर सिंह, ये 8वें नंबर के हैं और नवंबर 2025 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। तो 8वें नंबर के कौन है? डॉक्टर राजेश्वर सिंह है और हाल ही के अंदर नियुक्त हुए हैं, इस वजह से चर्चा के अंदर भी है, आपको ये नाम ध्यान से याद रख लेना। आयोग देखते हैं राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग ये संवैधानिक निकाय है, पंचायती राज के भाग नंबर 9 अनुच्छेद है 243I, नगरीय निकायों के लिए भाग नंबर 9 के अनुच्छेद है 243Y। और गठन हुआ है 24 अप्रैल 1994 को धारा नंबर 118 के तहत। कार्य प्रारंभ किया है 1 अप्रैल 1995 से। बहुसदस्यीय निकाय है, अध्यक्ष प्लस में 4 सदस्य होते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्याग पत्र राज्यपाल को ही देते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्यपाल के पास में ही देते हैं और राज्यपाल इसको फिर विधानमंडल के पास में रखता है।
कार्य है स्थानीय निकाय को शुल्क कर चुंगी, राज्य संचित निधि से अनुदान, वित्तीय स्थिति की समीक्षा, ये सब कार्य है वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 24 अप्रैल 1994 को किया गया था। अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल और 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक इनका कार्यकाल था। सेकंड का गठन किया गया था 7 मई 1999 को और अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा, तो 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक। थर्ड था 2004 मई के अंदर गठन किया गया था। अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा और 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक इनका कार्य था। फोर्थ बने थे 13 अप्रैल 2011 को ही। अध्यक्ष थे BD कल्ला, 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक। फिफ्थ नंबर के तो डॉक्टर ज्योति किरण थी, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। 2 सदस्य थे SS दोराश्री और प्रद्युमन सिंह। छठे का गठन किया गया 13 अप्रैल 2021 को। अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह और 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल था। 2 सदस्य थे लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी, ये इसके सदस्य थे। 7वें वित्त आयोग का गठन है वो 30 नवंबर 2024 को किया गया है और 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक इसका कार्यकाल रहेगा। अध्यक्ष है अरुण चतुर्वेदी। तो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण चतुर्वेदी है, तो ये नाम भी आप याद रख लेना। राज्य मानव अधिकार आयोग, तो राज्य मानव अधिकार आयोग है 1993, अध्याय 5, धारा है 21। संवैधानिक वैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख हो संविधान के अंदर नहीं किया गया है। स्वायत्त निकाय है, गठन किया गया है 18 जनवरी 1999 को धारा नंबर 21 के तहत। कार्य प्रारंभ किया है 23 मार्च 2000 से। विनिमय कौन सा है? तो 19 जनवरी 2001 का विनिमय है। संरचना बहुसदस्यीय निकाय है, 1 अध्यक्ष प्लस में 2 सदस्य होते हैं। योग्यता, अध्यक्ष की योग्यता होती है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। 2009 के प्रावधान के तहत ही अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य, 1 सदस्य उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो और 1 सदस्य मानव अधिकारों का विशेषज्ञ होगा। नियुक्ति धारा नंबर 22 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। चयन समिति की सिफारिश पर ही, तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता की सिफारिश पर ही राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति को की जाती है। त्याग पत्र राज्यपाल को ही देते हैं धारा नंबर 23 के तहत। हटाना, तो दिवालिया घोषित होने या लाभ का पद धारण करने पर ही इनको हटाया जा सकता है। कार्यकाल, तो इनका 3 वर्ष या 70 वर्ष पहले हो जो इनका कार्यकाल होता है, धारा है 24। पुनः नियुक्ति का पात्र होते हैं, जबकि RPC के सदस्य हैं वो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते और मानव अधिकार आयोग के सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं। सेवा शर्तें धारा नंबर 26 के अंदर है। धारा 27 के अंदर राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकारी या अन्य कर्मचारी वर्ग है, इनका उल्लेख धारा नंबर 27 में किया गया है। रिपोर्ट, तो धारा नंबर 28(1) के तहत राज्य सरकार को देते हैं। धारा नंबर 28(2) विधानसभा के पास में रखते हैं। धारा 29 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ प्रावधानों के ही राज्य आयोग पर भी लागू करना, इसका उल्लेख किया गया है धारा नंबर 29 के अंदर। धारा नंबर 12 मानव अधिकार के उल्लंघन या उसके अपसम्मान पर किसी भी लोक सेवक द्वारा उसके उल्लंघन को रोकने में अपेक्षा की शिकायत की जांच है वो भी ये कार्य करेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है तो कांता कुमारी भटनागर, ये पहली अध्यक्ष थी और इनका कार्यकाल सबसे कम समय के लिए था, 23 मार्च 2000 से 1 अगस्त 2000 तक की। सेकंड बनी है सैयद संगीत अहमद, इनका कार्यकाल 26 फरवरी 2001 से 3 जून 2004 तक था। थर्ड है नागेंद्र कुमार जैन, सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका रहा है? नागेंद्र कुमार जैन का ही रहा है, 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक। फोर्थ नंबर पे है प्रकाश टाटिया, 11 मार्च 2016 से 25 नवंबर 2019 तक। 5वें नंबर पे है गोपाल कृष्ण व्यास, 25 जनवरी 2021 से 24 जून 2024 तक। 6ठे नंबर के हैं वर्तमान में गंगाराम मूलचंद्रानी और 28 जून 2024 से वर्तमान में लगातार इनका कार्यकाल हो चल रहा है। तो 6ठे नंबर के राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गंगाराम मूलचंद्रानी है, तो ये नाम आप याद रख लेना। कार्यवाहक अध्यक्ष 6 हैं, तो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? अमर सिंह गोदारा थे। सदस्य सर्वाधिक कार्यकाल, सदस्यों में सर्वाधिक कार्यकाल है वो मुखराज सिक्की का रहा है और न्यूनतम रहा है नमो नारायण मीनी, तो नमो नारायण मीनी का कार्यकाल सबसे कम रहा है और सर्वाधिक रहा था पुखराज सिक्की का। मानव अधिकार आयोग को ही दंत विहीन बाघ की संज्ञा वो किसके द्वारा दी गई है? तो HL दत्तू के द्वारा। तो HL दत्तू ने ही मानव अधिकार आयोग को दंत विहीन बाघ की संज्ञा दी थी। राज्य सूचना आयोग अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 का है, गठन किया गया था 18 अप्रैल 2006 को धारा नंबर 15 के तहत। ध्येय वाक्य है आवेदन जनव्य, ये इसका ध्येय वाक्य है।
स्वशासी निकाय है, सांविधिक आयोग है। अध्याय नंबर 4 और धारा नंबर 15 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त प्लस में 10 अन्य जो सूचना आयुक्त हैं वो इसके अंदर होते हैं। चयन समिति, तो चयन समिति की सिफारिश पर ही राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर ही राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। पदावधि 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो, और ये 2019 के बाद में ही इनका कार्यकाल हो 3 वर्ष कर दिया गया है। अध्यक्ष देखते हैं, प्रथम अध्यक्ष हैं एमडी कोरानी है, 18 अप्रैल 2006 तक। द्वितीय थे टी श्रीनिवासन और ये 5 सितंबर 2011 को बने थे। तृतीय नंबर के हैं सुरेश कुमार चौधरी, 6 नवंबर 2015 को। चतुर्थ नंबर के हैं देवेंद्र भूषण गुप्ता, 11 दिसंबर 2020 को बने थे। और 5वें नंबर के हैं वर्तमान केंद्रीय मोहनलाल लाठर, ML लाठर, और 9 जुलाई 2024 को ही इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। तो वर्तमान में कौन है? मोहनलाल लाठर है। शिकायत, अपील व निर्णय में देरी पर ही जुर्माना प्रतिदिन 250 रुपए लग सकता है और अधिकतम 25,000 रुपए का भी जुर्माना हो लगाया। नेक्स्ट देखते हैं लोकायुक्त, इंपोर्टेंट है। ये भी सांविधिक व सलाहकारी संस्था ही है। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर ही 1966 के अंदर राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त एक्ट 1973 के अंदर पारित किया गया था। प्रभावी हुआ था 3 फरवरी 1973 को। तो 3 फरवरी 1973 को ये प्रभावी हुआ है। प्रथम लोकायुक्त कौन है? ID विधुआ बने थे 28 अगस्त 1973 को। उप लोकायुक्त बने थे KPU मेनन, ये 5 जून 1973 को। तो पहले उप लोकायुक्त इनकी नियुक्ति की गई थी और बाद में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। तो उप लोकायुक्त की कौन थे? KPU मेनन थे। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो श्री प्रताप कृष्ण लोहरा है, 13वें नंबर के। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल है। वार्षिक प्रतिवेदन ये राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल इसको विधानसभा के पटल पर रखता है। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त नियम कौन सा है? तो 1974 का प्रभावी हुआ है। अब नियुक्ति धारा नंबर 3 के तहत ही राज्यपाल के द्वारा की जाती है चयन समिति की सिफारिश पर। तो इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता की सिफारिश पर ही इनकी नियुक्ति की जाती है। धारा नंबर 4 के अंदर ही लोकायुक्त व उप लोकायुक्त के अन्य पद धारण न करने के बारे प्रावधान किया गया है। धारा नंबर 5 में कार्यकाल, धारा नंबर 6 में पद से हटाए जाना। तो सिद्ध कदाचार व असमर्था के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। धारा नंबर 7 में ही लोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले व भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कर सकता है। तो ये धारा नंबर 7 में इनका उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं कि इनके क्षेत्राधिकार, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंदर क्या क्या आते हैं। तो राज्य के समस्त मंत्री, लोक सेवक, सचिव, विभागीय अध्यक्ष, जिला परिषद, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति, प्रधान, उप प्रधान, राजकीय कंपनियां, नगर निगम, महापौर, उप महापौर, नगर परिषद और नगर पालिका, ये सभी इनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी ये पूछ सकते हैं कि कौन इनके क्षेत्राधिकार के अंदर आता है और कौन नहीं आता है। तो ये आप याद रखना। क्षेत्राधिकार के अंदर कौन कौन नहीं आते हैं? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महालेखागार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वार्ड पंच और उप सरपंच, ये सब इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही नहीं आते हैं। धारा नंबर 9 के अंदर ही शिकायतों के संबंध में उपबंध किया गया है। धारा नंबर 10 के अंदर ही अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया, धारा नंबर 11 में साक्ष्य, धारा नंबर 12 में रिपोर्ट और धारा नंबर 13 में है मिथ्या शिकायत करने पर 3 वर्ष की सजा व जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लोकायुक्त संस्था में सुधार के लिए समितियां भी बनी है। तो हरीश शंकर भावड़ा समिति बनी थी 1997 में, BD कला समिति बनी थी 2000 में और नरपत मल्लोडा समिति बनी थी 2014 के अंदर। आगे देखते हैं सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त MB शर्मा है। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त VS दवे हैं। सज्जन सिंह कोठारी का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ा दिया गया था 2019 के अंदर ही। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि लोकायुक्त भी रहे हैं, तो इनका नाम है DP गुप्ता। उप लोकायुक्त जो कि राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हैं, तो इनका नाम है KPU मेनन। राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल मिलाप चंद है, ये लोकायुक्त भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ID दुआ, तो ID दुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं और लोकायुक्त के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। राज्य महिला आयोग, तो राज्य महिला आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1999 के अंदर की गई थी और ये एक वैधानिक निकाय है। पारित हुआ था 15 मई 1999 को और इसमें एक सदस्य प्लस में 3 मतलब एक अध्यक्ष प्लस में 3 सदस्य होते हैं। धारा नंबर 11 के तहत इनके कार्यों का प्रावधान किया गया है।
अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेहाना रियाज चिश्ती। तो रेहाना रियाज चिश्ती ये वर्तमान में इनकी हेड है और ये 6 नंबर की हेड है। तो फर्स्ट थी कांता कथूरिया 1999 से 2002 तक। सेकंड नंबर पे है पवन सुराणा 2003 से 2006 तक। थर्ड नंबर पे है तारा भंडारी 2006 से लेके 2009 तक। फोर्थ नंबर पे है लाड कुमारी जैन 2011 से 2014 तक। पांचवें नंबर पे है सुमन शर्मा 2005 से 2018 तक। और 6 नंबर पे है रेहाना रियाज चिश्ती। और ये कब से कब तक है? तो 11 फरवरी 2022 से, और वर्तमान में इनका कार्यकाल है वो चल ही रहा है। तो ये कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती है। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो 14 नवंबर 2011 को ही पारित किया गया था और इसमें 15 विभागों की 53 विषयों की 108 सेवाएं इसके अंदर शामिल थी प्रारंभ के अंदर ही। उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता लाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना। तो प्रथम अपील 30 दिन के अंदर ही अपीलीय अधिकारी को की जाती है और अपीलीय अधिकारी को करने के बाद में ही द्वितीय अपील है वो 60 दिन के बाद में की जाती है। अगर निर्धारित समय के अंदर सेवा न देने पर जुर्माना 500 रुपए से 5000 रुपए तक की जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसमें प्रथम अपील कब की जा सकती है? 30 दिन के अंदर। सेकंड अपील 60 दिन के अंदर की जाती है। तो ये पॉइंट थोड़े से आप याद रख लेना। लोक नीति व विधिक अधिकार। तो लोक नीति के लक्षण कौन कौन से हैं? उद्देश्य निहित, सतत, व्यवस्थित क्रम, सरकार के कार्यों का प्रदर्शन, गतिशील व जटिल प्रक्रिया, भविष्य परिणाम, लक्ष्य उन्मुख, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं, ये इनके लक्षण होते हैं लोक नीति के। निर्माण, तो संविधान, नीति आयोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब इसकी सरकारी नीतियों के अंतर्गत आती हैं। गैर सरकारी नीतियों में आते हैं दबाव समूह, नागरिक समूह। तत्व, तो लोक तत्व में लोक तत्व और नीति तत्व, तो 2 तत्वों के अंदर डिवाइड किया गया है इनको। क्षेत्र के अंदर विकासात्मक क्षेत्र, नियामक नीति, नवाचारी नीति और विविध नीति, ये नीतियों के अंदर डिवाइडेड किया गया है। प्रकार, तो सारंगित नीतियां हैं, नियंत्रक नीतियां हैं, वितरक नीतियां हैं, पुनः वितरिक नीतियां और पंजीकरण। मॉडल देखते हैं इसमें। संस्थागत मॉडल, नव संस्थागत मॉडल, संगठित, अराजकता, विवेकशील। और भारतीय लोक नीति की समस्या, विश्वसनीयता की कमी है, सूचना, विशेषज्ञों की कमी, जन सहयोग की कमी, ये सब भारतीय लोक नीति की समस्याओं के अंतर्गत आता है। जबकि मॉडल है संस्थागत मॉडल, नव संस्थागत मॉडल और संगठित, अराजकता व विवेकशीलता, ये सब इसके मॉडल के अंतर्गत आते हैं। विधिक अधिकार, तो सामान्य विधि नियम शासन द्वारा ही मान्य होती है। ये परिभाषा किसने दी है? सामंत के द्वारा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 का है, लागू हुआ था 14 नवंबर 2011 को और राज्यपाल से सिफारिश मिली थी 21 सितंबर 2011 को। तो इसमें 28 विभागों की 306 सेवाएं इसमें शामिल की गई है। राजस्थान जन सुनवाई अधिकार एक्ट, तो राज्यपाल से मंजूरी मिली है 21 मई 2012 को, लागू हुआ था 1 अगस्त 2012 से धारा नंबर 11 के तहत। नागरिक चार्टर, तो भारत के अंदर ही कॉमन कोप नामक एनजीओ के जो HD सोरी है उनके प्रयासों से नागरिक चार्टर लागू किए गए हैं। तो नागरिक चार्ट के 6 सिद्धांत है। उपभोक्ता की अपेक्षा ही, विजन और मिशन वक्तव्य, संगठन द्वारा सेवाओं का ब्यूरो, उपभोक्ता वितरण, प्रत्येक उपभोक्ता समूह के सेवाओं का वितरण और शिकायत निवारण तंत्र। तो ये सिटीजन चार्टर है, उसके 6 सिद्धांत डिवाइड किए गए हैं। तो 6 सिद्धांत है, इनको थोड़ा सा याद रख लेना। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज है, इसको देखते हैं। पंचायती राज को ही मतलब काल पंचायत का मुखिया होता है। वैदिक काल के अंदर इसको ग्रामीण कहते थे, बौद्ध के काल में ग्राम योजक, मुगल काल में मुकदम कहते थे और मौर्यों के समय इसको ग्रामिक कहते थे और वर्तमान में क्या कहते हैं? सरपंच। तो जो ग्राम का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान में सरपंच कहते हैं। मौर्य काल में इसको ग्रामिक कहते थे। तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं। मद्रास के अंदर ही 30 दिसंबर 1687 के अंदर पहले ये स्थापित की गई थी पंचायत समिति। फिर 1726 में बॉम्बे में, 1864 के अंदर ही माउंट आबू के अंदर राजस्थान का प्रथम जो नगर पालिका वो स्थापित किया गया था। 1870 के अंदर ही लॉर्ड मेयो का विकेंद्रीकरण दिया गया था 1870 में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। 1928 के अंदर ही बीकानेर के अंदर, जयपुर में 19 मतलब सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था? 1928 के अंदर ही बीकानेर में। जयपुर में 1938 में, सिरोही में 1943, भरतपुर में 1944 और करौली में 1949 के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन एक्ट। फिर 1949 के अंदर ही पंचायती विभाग बना था। 1951 के अंदर ही राजस्थान नगर पालिका कानून आया था
और 1953 को अंदर पंचायती राज संधि हुई थी और जो लागू हुई थी 1 जनवरी 1954 को। तो 2 अक्टूबर 1959 को ही बगदरी नामक स्थान नागौर के अंदर ही जो पहली बार जो पंचायत मंत्री कौन थे, इस समय राजस्थान के सीएम कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। पंचायती राज मंत्री कौन थे, नाथूराम मिर्धा थे। और राज्यपाल थे एन के सिंह। और यहाँ पर जो पंचायत समिति जो त्रिस्तरीय स्थापित की गई थी, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब भी विभिन्न समितियां देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन जनवरी 1957 में किया गया था। रिपोर्ट आई थी नवंबर 1957 में। तो इन्हीं के आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई थी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद और इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष होना चाहिए। तो ये सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही। नेक्स्ट समिति बनी थी अशोक मेहता समिति, और ये सितंबर 1977 में इसका गठन किया गया था। रिपोर्ट दी थी 1978 के अंदर। और इन्हें द्विस्तरीय पंचायत के बारे में कहा गया कि मंडल स्तर और जिला स्तर पर बनाई जाए, और इसको संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कही थी। SC/ST को आरक्षण, विघटन होने पर ही 6 महीने के अंदर ही री इलेक्शन भी किए जाने चाहिए, और पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का ही होना चाहिए। तो इन्हीं के आधार पर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल इस समिति की सिफारिश पर से चुनाव हुए थे, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर ही। जबकि राजस्थान, आंध्र प्रदेश के अंदर पंचायत समिति वो मजबूत थी, तो सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी, फिर आंध्र प्रदेश में। लेकिन चुनाव सबसे पहले कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही। GV राव समिति का गठन 1985 में किया गया था, निर्धनता उन्मूलन के लिए ही। और 4 स्तरीय ढांचे के बारे में कहा गया था, है ना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद, राज्य स्तर पर राज्य परिषद और खंड स्तर पर पंचायत समिति। लक्ष्मीबल सिंघवी समिति, तो लक्ष्मीबल सिंघवी समिति 1986 में बनाई थी। त्रिस्तरीय ढांचे पर इन्होंने बल दिया था, और इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात, न्याय पंचायत और महिला आरक्षण की बात है, वो लक्ष्मीबल सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। तो लक्ष्मीबल सिंघवी है, ये जोधपुर के थे, और फर्स्ट बार लोकपाल जो शब्द का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस की सिफारिश भी लक्ष्मीबल सिंघवी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं PK थुंगन समिति, तो 1988 में बनी थी। रिपोर्ट भी 1988 में आई थी, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा व पंचायती राज को ही संघ सूची के अंदर डालने की सिफारिश है, वो PK थुंगन समिति ने की थी। गोडविल समिति तो 1988 में बनी है, और राज्य चुनाव आयोग के गठन की सिफारिश की थी। नरसिम्हा राव सरकार समिति 22 दिसंबर 1992 को गठित हुई थी, और उस राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी उस समय। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, और उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। तो पंचायती जो राज है इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए ही शंकर दयाल शर्मा थे। तो 24 अप्रैल को लागू हो गई थी, और सभी राज्यों के अंदर ही 23 अप्रैल 1949 को ये लागू हो गई थी। और राजस्थान में पंचायती राज कानून है 1996 में बना था, लागू हुआ था 30 दिसंबर 1996 को। फर्स्ट राज्य कौन सा था, कर्नाटक था। 10 मई 1993 को लागू हो गया था। चुनाव पहली बार कहाँ पे हुए थे, मध्य प्रदेश में। तो इनको भी आप याद रख लेना। राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनको भी देख लेते हैं। सादी काली समिति 1964 में बनी थी, और इन्होंने प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, मतलब ग्राम पंचायत जो अध्यक्ष है उनको भी इसमें शामिल करने के लिए बात कही थी। अन्य थे देखें, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में बनी थी। गुलाब चंद कटारिया समिति 2009 के अंदर बनी थी, और इन्हीं के आधार पर ही पंचायती में जो 29 विषय वो शामिल किए गए थे। अन्य समितियां देखते हैं। हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 में, हरलाल सिंह खर्रा 1950 में, अरुण कुमार 1996 में, शिवचरण माथुर 1999-2000 में, और VS व्यास समिति बनी थी 2010 के अंदर। तो VS व्यास समिति की सिफारिश पर ही 2010 के अंदर 5 विषय है: महिला, बाल कल्याण, सामाजिक न्याय और चिकित्सा को, तथा प्राथमिक शिक्षा, कृषि, इन सभी को ही राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन भाग नंबर 9 है, पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक। अनुसूची नंबर 11 है, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और राजस्थान में लागू हुआ है 23 अप्रैल 1994 को। विषय कितने हैं, 29 है। 74वां संविधान संशोधन भाग नंबर 9A है, नगर पालिका से संबंधित है। अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ZG तक। अनुसूची 12 है, 1 जून 1993 को लागू हुआ था। राजस्थान में लागू है 9 अगस्त 1994 को, और इसके अंदर टोटल विषय कितने हैं, 18।
अब देखते हैं अनुच्छेद 243 परिभाषाएं दी गई हैं और 243 एक के अंदर ग्राम सभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसकी बैठक न्यूनतम 2 होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान के अंदर 4 बैठक होती हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर को। गणपूर्ति 1/10 सदस्यों से सूचना 7 दिन पूर्व देनी होती है। राजस्थान की प्रथम ग्राम सभा मुहाना मंडी के अंदर ही खोली गई थी। अनुच्छेद नंबर 243 ए, तो ये ग्राम सभा के गठन से संबंधित है और इसकी बैठक सरपंच के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और सरपंच की अनुपस्थिति के अंदर ही उप सरपंच या ग्राम सभा के जो अन्य सदस्य हैं वो इसकी अध्यक्षता करता है। 7 दिन पहले ही सूचना देनी जरूरी होती है। संयुक्त बैठक 5% सदस्य या फिर 10 सदस्य होने चाहिए। विशेष बैठक के अंदर मिनिमम 25 सदस्य होने चाहिए। अनुच्छेद नंबर 243 बी, त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए और जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर का भी गठन किया जाता है। एमपी व एमएलए को भी प्रतिनिधित्व राज्य विधानमंडल द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 243 डी आरक्षण से संबंधित है। तो SC ST के आरक्षण के अनुपात, महिलाओं को न्यूनतम 1/3 जो आरक्षण का अनुपात है वो भी दिया गया है। 2009 के अंदर 50% अनुपात जो आरक्षण दिए जाने की बात भी कही गई है और ये आरक्षित सीटें वो रोटेशन के आधार पर रहती हैं। अनुच्छेद 243 की कार्यकाल, तो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होते हैं। 6 माह के अंदर ही उपचुनाव करवाने जरूरी होते हैं। अनुच्छेद नंबर 243 F अहर्ता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 F2 विवाद, तो राज्य विधानमंडल विधि से इनके विवाद का निपटारा किया जाता है। 27 नवंबर 1995 के बाद में 2 से ज्यादा संतान वो भी नहीं होनी चाहिए और घर में शौचालय भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते। अनुच्छेद 243 जी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। 2 अक्टूबर 2010 को 5 विषय कृषि, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, महिला और सामाजिक न्याय को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 H कर अधिरोपित करने की शक्ति। अनुच्छेद 243 I राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है और इसका गठन कौन करता है राज्य वित्त आयोग का, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। और फर्स्ट कौन थे, कृष्ण कुमार गोयल है, वो फर्स्ट राज्य वित्त आयोग के हेड थे। अनुच्छेद नंबर 243 जे पंचायती राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 243 के राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है और अब तक राज्य निर्वाचन आयोग मतलब कितने चुनाव हो चुके हैं, तो 11 बार चुनाव हो चुके हैं। 1960 से 1994 में पंचायती राज विभाग के द्वारा चुनाव करवाए गए थे और 1994 से और अब 2020 तक राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव वो करवाए गए हैं। वर्तमान अप्रैल के अंदर भी जो राज्य ये पंचायती राज संबंधित जो चुनाव है वो होने वाले हैं। अनुच्छेद 243 L, तो यह प्रावधान यूटी के अंदर लागू होंगे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही। अनुच्छेद 243 M, उक्त प्रावधान कुछ क्षेत्रों के अंदर लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 244 1, तो उल्लेखित क्षेत्र संसद कानून बनाकर यहाँ पर लागू करेगी। और अनुच्छेद 244 L, तो असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, यहाँ पर राज्य विधानमंडल कानून है वो बनाएगा। और SC आरक्षण अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर लागू नहीं है SC को आरक्षण। अनुच्छेद 243 N, तो जो विधान है वो विधियों का बना रहना, तो विद्यमान जो विधियां हैं उनका बनाए रहना, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 N के अंदर। और अनुच्छेद 243 O में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक, तो पंचायती राज संस्थाओं के जो निर्वाचन होते हैं उसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप पर रोक, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 243 O के अंतर्गत। पैसा कानून ये 1996 में आया था दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। पैसा एक्ट 24 दिसंबर 1996 को और राजस्थान के अंदर ये एक्ट था 30 अक्टूबर 1999 को और लागू कब हुआ था 1 नवंबर 2011 को। प्रावधान क्या क्या थे, तो इसमें आरक्षण क्या कि सदस्यों में ST को न्यूनतम 50% और अध्यक्ष सभी स्तर पर अध्यक्ष वो ST के सदस्य होंगे। ग्राम सभा सम्मेलन का अध्यक्ष है वो ST के सदस्य ही रहेंगे। मध्यमवर्ती जिला स्तर पर ST कास्ट के सदस्य होंगे। बैठक 1 वर्ष में 4 बार यानी प्रति 3 माह के अंदर 1 बार इसकी बैठक का आयोजन की जाएगी। शक्तियाँ क्या क्या है, लघु वन उपज, लघु जल निकायों का प्रबंधन करना, गौण खनिजों के लिए लाइसेंस पट्टा देना, इनकी सिफारिश अनिवार्य थी और शांति समिति का गठन करना, ये सभी इनकी शक्तियों के अंतर्गत ही शामिल किया गया था। भारत के 10 राज्यों के अंदर ही जो पैसा एक्ट है वो लागू था और राजस्थान के 8 जिलों के अंदर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली और राजसमंद के अंदर ये एक्ट लागू किया गया था। ग्राम पंचायत एक्ट तो बीकानेर के अंदर कब लागू किया गया था, तो 1928 के अंदर लागू किया गया था, तो इसको भी आप याद रख लेना।
अब जो 73वां संविधान संशोधन है इसके बारे में दोबारा से डिटेल्स देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है और ये प्रयास किए थे सबसे पहले राजीव गांधी के द्वारा। 64वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर है। 16 सितंबर 1991 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। समिति नाथूराम मृदा समिति, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। लोकसभा में पारित हुआ था 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में पारित हुआ था 23 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993 को। लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को ही। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद में प्रथम चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं और पंचायती राज पर सबसे पहले एक्ट कर्नाटक ने बनाए हैं। संविधान के भाग नंबर 9 अनुसूची 11 है, विषय 29 है, अनुच्छेद है 243 से 243 ओ, यानी टोटल 16 अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद नंबर 243 ए में ग्राम सभा के गठन, 243 बी में पंचायती राज की संरचना और पंचायती राज, 243 सी में संरचना, 243 डी में आरक्षण, 243 ई में कार्यकाल, 243 एफ के अंदर योग्यता, 243 जी के अंदर शक्तियां और प्राधिकार, 243 एच के अंदर करारोपण की शक्तियां, 243 आई के अंदर राज्य वित्त आयोग, 243 जे के अंदर लेखा परीक्षण, 243 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग, 243 एल में संघ राज्य क्षेत्र पर लागू और 243 एम के अंदर कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना, 243 एन विद्वान विधियों का बना रहना और 243 ओ है निर्वाचन संबंधी जो भी प्रावधान है उस पर न्यायालय के आक्षेप पर रोक। ये 243 ओ के अंदर लिखा गया है। त्रिस्तरीय संस्था में खंड स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, अध्यक्ष सरपंच होते हैं, उपाध्यक्ष उप सरपंच होते हैं, प्रशासक वीडीओ होता है। खंड स्तर पर पंचायत समिति, अध्यक्ष प्रधान होते हैं, उपाध्यक्ष उप प्रधान होता है, प्रशासक बीडीओ होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद, अध्यक्ष जिला प्रमुख होते हैं, उपाध्यक्ष उप जिला प्रमुख होता है और प्रशासक होता है ईओ। तो ईओ इसके अंदर प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है।